अणुसंख्य गुणधर्म और आणविक द्रव्यमान की गणना, इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, अणुसंख्य गुणधर्म जो है वो बिलियन में उपस्थित कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, ना कि कणों की प्रकृति पर। तो इस पॉइंट को हम नोट कर देते हैं। अणुसंख्य गुणधर्म, अणुसंख्य गुणधर्म बिलियन में उपस्थित, बिलियन में उपस्थित कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, न कि कणों की प्रकृति पर। इसके अंतर्गत हमें निम्न गुणधर्म पढ़ने को मिलते हैं। नंबर 1 है विलायक के बाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। विलायक के बाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, तो सबसे पहले इसी का अध्ययन कर लेते हैं। 4 गुणधर्म हैं जो पढ़ने हैं। विलायक के बाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, विलायक का हिमांक अवनमन और विलायक के क्वथनांक का अवनमन, विलायक का परासरण दाब। ये 4 हैं। पहला इसी को करते हैं। इसको कहते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। शॉर्टकट में इसको ये भी कह सकते हैं इंग्लिश में, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। बाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, इसका अध्ययन करेंगे। बाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, तो थोड़ा इसको समझते हैं। अभी ये द्रव है, ये द्रव है और इसको हमने नाम दे दिया है, इसको नाम दे देते हैं ए। और दूसरा ये द्रव है, इसको नाम दे देते हैं बी। यहाँ पे जो बाष्प बनेगी उसको हमने नाम दिया है P01। P0A भी दे सकते हैं या P01 दे देते हैं। ठीक है, और ये जो लिक्विड है ये अवाष्पशील है, इसकी बाष्प नहीं बनेगी। इन दोनों को हमने आपस में मिलाया है तो ये विलयन बना। ठीक है, तो ये जो दोनों को मिलाने पे विलयन बना, तो यहाँ पे जो इसकी बाष्प बनेगी और उससे जो प्रेशर बनेगा, बाष्प दाब बनेगा, तो वो कैसा होगा, चेंज होगा। और इसको हमने मान लिया P1। ठीक है, क्योंकि ये अवाष्पशील है, ये बाष्पशील है। हमें ये पता है कि शुद्ध अवस्था में जो विलयन होता है, द्रव होता है, उसकी बाष्प ज़्यादा बनती है अगर आप सलूशन बनाओ उसकी अपेक्षा। और दूसरी बात, ये अवाष्पशील है, इसकी बाष्प बनती नहीं है, आपने इसको क्या किया है, मिक्स कर दिया है। अब बाष्प किसकी बनती है? ज़्यादातर बाष्प जो है आपको पता होना चाहिए कि ये जो ऊपरी सतह है इसी की ही बनती है, और इस ऊपरी सतह पर दोनों ही द्रव यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, अब दोनों ही लिक्विड मौजूद होने की वजह से ये जो अवाष्पशील है, जिसकी बाष्प नहीं बन रही है, तो वो वाला भी प्रेजेंट है। ठीक है, अब यहाँ तो जो बाष्प बनेगी सिर्फ इसी की बनेगी। कहने का मतलब यहाँ पे इसकी अपेक्षा कम बाष्प बनेगी, तो हम ये कह सकते हैं कि बाष्प कम बनेगी, इसलिए बाष्प दाब यहाँ पे क्या होगा, कम होगा। इसी को हमें अध्ययन करना है कि इसको अवाष्पशील को मिलाने पर बाष्प दाब में कितनी कमी आती है, इसी का हमें अध्ययन करना होता है। बाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, इसके सापेक्ष में कितनी कमी आ रही है उसी का अध्ययन करना होता है। ठीक है, और ये बाष्प दाब यानी कि बाष्प दाब किस पर डिपेंड करेगी, इसके मोल्स के ऊपर डिपेंड करेगी। तो इसके मोल्स को हम अगर जीटा 1 मान लें और इसके मोल्स को जीटा 2 मान लें, ठीक है, तो इसके मोल्स पर बाष्प दाब डिपेंड करेगी। दाब जो है इसके मोल्स पर ही डिपेंड करेगा। अगर इसके मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं, एटम ज़्यादा हैं, परमाणु ज़्यादा है, तो बाष्प ज़्यादा बनेगी, अगर कम है तो कम बनेगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो P1 है, यहाँ पे जो बाष्प दाब बन रही है वो किसके समानुपाती होगी, जीटा 1 के समानुपाती होगी। ठीक है, जीटा 1 के समानुपाती होगी। और अगर इस चिन्ह को हम यहाँ से हटा दें, P1 बराबर लगाएं, तो हमें यहाँ पे एक स्थिरांक लाएंगे, तो उसको जीटा 1 P01 इसको स्थिरांक यहाँ पे ले आएंगे।
ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के जो बाष्प दाब में कमी आ रही है तो उसको देखेंगे। तो विलायक के बाष्प दाब में अवनमन को समझेंगे। विलायक के बाष्प दाब, इसको पढ़ते समय हम राउल्ट का फर्स्ट जो ला है उसको पढ़ लें, वही से बिल्कुल वही चीज़ है, थोड़ा अंतर है इसमें। बाष्प दाब में अवनमन, अवनमन, ठीक है। अब जो P1 था, अब बाष्प दाब में अवनमन हो रहा है, कितना हो रहा है, जितना भी हो रहा है हमें पता नहीं है, तो हम डेल्टा लिख देते हैं। तो यहाँ पे P1 की जगह पे लिखेंगे डेल्टा P1, और पहले वाला ज़्यादा था और ये वाला बाद वाला कम है, तो इसमें से ये घटा देंगे, यानी कि P01 माइनस P1 हम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। यही कमी घटाने पे जो कमी आएगी वही डेल्टा P1 होगा, यानी कि वही अवनमन होगा। इसको हम P01 माइनस P1 का मान भी रख सकते हैं यहाँ से, जीटा1 P01, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से P01 जो है उसको बाहर निकाल सकते हैं, P माइनस जीटा1 ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, जो जीटा1 प्लस जीटा2 या x1 प्लस x2 बराबर कितना होता है, ठीक है। जीटा1 प्लस जीटा2 हमें पता होना चाहिए किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। और अगर हम जीटा2 बराबर यहाँ लिखें तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस जीटा1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये मान रख सकते हैं P01 और 1 माइनस x1, ये जीटा1 ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, ये बराबर है जीटा2 के, ठीक है। तो ये किसके बराबर है, जीटा2 के बराबर है, यहाँ से हम देख सकते हैं। तो ये हमने रख दिया है। तो यहाँ पे ये डेल्टा P1 बराबर आ गया है P01 जीटा2, ठीक है। अब हम इस समीकरण को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, डेल्टा P1 अपान इसको नीचे लिख सकते हैं P01, ठीक है, बराबर जीटा2, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। और इसी समीकरण को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, डेल्टा P1 को क्या लिख सकते हैं, P01 माइनस P1 भी लिख सकते हैं। ये डेल्टा जो है P1 है, इसी का अंतर को हम दिखा रहे हैं। और नीचे क्या है, P01 बराबर जीटा2 लिख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब हम आगे देखेंगे, बाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन है, ये क्या है, बाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन है, किसके बराबर है, इसके बराबर है, जीटा2 के बराबर है। जीटा2 क्या था, जीटा2 इसके मोल थे, जो अवाष्पशील विलेय था, अवाष्पशील विलेय था, इसके मोल्स के बराबर ये अवनमन है, यानी कि जो कमी आई है बाष्प दाब में किसके बराबर आई है, इस वाले के मोल्स के बराबर आई है। और कमी आ क्यों रही थी, इसी को मिलाने की वजह से कमी आ रही थी, क्यों, क्योंकि ये कैसा था, अवाष्पशील था, तो इसी की वजह से कमी आ रही थी। और इसी की वजह से यहाँ पे कमी थ्योरेटिकल थ्योरी में भी आई है, जब हमने इसको देखा है। तो इसका मतलब ये है कि हमने बिल्कुल सही इसका कैलकुलेशन किया है, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, तो ये कमी जो आई है बाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन किसके बराबर आया है, जीटा2 के बराबर आया है। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं, बाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन किसके बराबर है, विलेय के मोल अंश के बराबर है, विलेय के मोल अंश के बराबर है। ये बात हमने यहाँ से देखी है। इस समीकरण को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब हम मोल अंश कैसे निकालते हैं ये हमें पता है, तो यहाँ पर मोल अंश की गणना आगे करके दिखा देते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं P01 माइनस P1 बटे P01, ठीक है। अब मोल कैसे निकालते हैं, मोल बराबर होता है, किसी के मोल निकालने हैं तो क्या करते हैं, जैसे हमें यहाँ पर विलेय के मोल निकालने हैं तो विलेय को हम दिखाएंगे N2 से और विलायक को दिखाएंगे N1 से। जो यहाँ पे मिलाया गया है ये उसी के मोल हैं, तो विलेय है, तो विलेय को हम N2 से प्रदर्शित करेंगे और टोटल जो होता है उसको हम नीचे रखते हैं, N1 प्लस N2। N1 यहाँ पर क्या है, विलायक है, और N2 क्या है, यहाँ पे विलेय है। जिसके हमें मोल निकालने होते हैं उसको हम ऊपर रखते हैं। मान अगर हमें यहाँ पे विलायक के निकालने पड़ते तो इसको N1 को ऊपर रखते हैं, लेकिन हम किसके यहाँ पे निकालेंगे, N2 के निकालेंगे, इसीलिए इसको हमने ऊपर रखा है और टोटल नीचे रखा जाता है, ठीक है। तो मोल अंश को थोड़ा सही से पीछे देख लें तो समझ में आसानी से आ जाएगा। ऐसा हमने किसकी जगह पे रखा है, जीटा2 की जगह पे ये रख दिया है। यहाँ पे चाहे तो हम जीटा2 बराबर रख सकते हैं N2 बटे N1 प्लस N2, इसको उठा के हमने यहाँ पे रख दिया है इसकी जगह पे। अब हम ये देखेंगे, जो N1 है यहाँ पे, N1 जो है यानी कि जो विलायक की मात्रा है वो ये मान लेंगे कि N2 से बहुत बड़ी है, और इसलिए N2 को यहाँ पे क्या करेंगे, P01 माइनस P1 अपान
P0 और N2 को यहाँ पे हम छोड़ देंगे तो N2 बटे क्या आ जाएगा, N1 आ जाएगा। ठीक है, और N क्या है, ये मोल हैं। ठीक है, ये क्या है, N क्या है, मोल हैं। तो मोल किस प्रकार से निकालते हैं, मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार। अणुभार, अब भार को हम किससे लिखते हैं, W2 लिखेंगे क्योंकि ये विलय के मोल हैं, और अणुभार को किस पे प्रदर्शित करेंगे, M1 से करेंगे ऊपर वाले को। अब ऐसे ही नीचे रखेंगे भार बटे अणुभार, तो हम ये लिख सकते हैं इसको P01 अपान P1 बटे P01 बराबर W2 बटे M2। ठीक है, और नीचे N1 है तो इसको भी यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, भार बटे ही अणुभार है तो W1 अपान M1। ठीक है, इसको सीधा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, P01 माइनस P1 अपान P01 बराबर W2 अपान M2 और M1 अपान W1। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। W1 और W2 क्या है, विलायक का भार है। ठीक है, और M1 M2 क्या है, मोलर द्रव्यमान है। यहाँ पे W1 और W2 ये क्या है, विलेय और विलायक का, विलेय और विलायक का भार है, की मात्रा है भार। और M1 M2 क्या है, M1 M2 क्या है, ये अणुभार है, किसका, विलेय और विलायक का। M1 किसका है, विलायक का है, और ये विलेय का है। ठीक है, तो ये इक्वेशन निकल के आ गई है, इसको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, सवालों में भी पूछी जाती है। का वाष्प दाब 0.850 बार है। 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अनाप घट्य ठोस को 39.0 ग्राम बेंजीन मोलर द्रव्यमान दिया हुआ है, 78 ग्राम पर मोल में घोला गया है। प्राप्त विलयन का वाष्प दाब 0.845 बार है। ठोस का मोलर द्रव्यमान क्या है। ठीक है, तो इस सवाल को हम क्या करते हैं, अभी लगाएंगे, इसी से संबंधित है, यही सूत्र यूज होगा। तो सबसे पहले जो चीज़ें दी हैं वो हम लिख लेते हैं, हल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ बेंजीन का वाष्प दाब 8.850 बार है, तो P01 जो हो जाएगा 0.850 बार, ये दे रखा है। ठीक है, 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अनाप घट्य है, तो ये क्या है, जो मिलाया जाता है अवाष्पशील, तो वो क्या है, W2 उसे लिखेंगे, और कितना है, 0.5 ग्राम है, और 39 ग्राम बेंजीन में घोला गया है। ठीक है, तो ये W1 क्या है, 39 ग्राम है, बेंजीन है में घोला गया है, और प्राप्त विलयन का वाष्प दाब इतना है, कितना, 0.845 है। तो जो P है, या इसे केवल P1 मान लेते हैं, 0.8445 बार है, और जो बेंजीन का अणुभार दिया है M1 78 ग्राम पर मोल दिया है। तो अभी हमने जो समीकरण प्राप्त किया था उसी में वैल्यू रख देंगे। वैल्यू क्या है, पहले सूत्र लिख देते हैं, P01 माइनस P1 बटे P01 बराबर W2 इंटू M1 बटे M2 इंटू W2। ये अभी हमने प्राप्त किया था, W2 अपन W1। ठीक है, ये फार्मूला हमने प्राप्त किया था, तो इसी में ये वैल्यू रख देंगे। यहाँ पे P01 है तो 0.850 रखेंगे, माइनस P1 है तो 0.845 रखेंगे। ठीक है, ये सब किसमें है, बार में है, तो बार यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे बार लिख देते हैं, और बटे P01 तो 0.850 बार रखेंगे। बराबर कितना रखेंगे, बराबर में W2 है 0.5 ग्राम रखेंगे, प्लस 78 ग्राम है, ग्राम पर मोल है। ठीक है, और बटे में M2 हमें निकालना है, तो 39 ग्राम है। ठीक है, इसको हल कर लेते हैं तो क्या प्राप्त हो जाएगा, इसको हल कर लेंगे तो 850 है, तो 850 में से 0.005 बार बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर 0.850 है, बार है, तो बार से बार कैंसिल हो गया। यहाँ पे 39 दूनी कितना हो गया, ग्राम से ग्राम कैंसिल कर दो, 39 दूनी कितना हो जाएगा, 78 होता है, तो ये 2 हो गया। ठीक है, और इसकी गुणा करोगे 5.5 में तो 1.0 आ जाएगा, ये ग्राम, और यहाँ पर मोल बचा है तो पर मोल आ जाएगा, और यहाँ पर ये M2 आ जाएगा। ठीक है, तो M2 की गुणा ऐसी कैंची की कर देंगे तो M2 बराबर हम निकाल सकते हैं आसानी से। M2 बराबर कितना आएगा, 1.0 ग्राम, ये पर मोल है, और गुणा 850 बटे में 0.005, इतना बचा हुआ था। इसको हल कर लेंगे, ये पॉइंट यहाँ से जटाएंगे और 3 जीरो बढ़ा देंगे, 3 जीरो यहाँ से बढ़ा देंगे, तो 5 एकन 5, 5 एकन 5, और यहाँ 3 बचे, 5 सते 35,
5 सतह 35, ठीक है। तो यहाँ पे जीरो ये वाला बचेगा। ये 3 जीरो हमने कौन से लगाए हैं, ये वाले हमने लगाए हैं, लेकिन हमने ऐसी गुणा की है तो यहाँ पे 0.85 है, ठीक है। तो 0.85 था, ये हमने पॉइंट लगाया नहीं था, तो ये 3 जीरो नहीं बढ़ेंगे, इसीलिए 0.85 था और यहाँ पे 0.005 था, तो ये दशमलव यहाँ से ये हम क्या करेंगे, हटा देंगे। तो यही इसका आंसर बन जाएगा। M2 बराबर क्या हो जाएगा, 170 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा ग्राम पर मोल। इसको आप स्वयं से भी देख सकते हैं, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पे 3 जीरो हमने बढ़ा दिए थे, हमने यहाँ पे पॉइंट लगाना भूल गए थे, पॉइंट हमने देखा तो लगा दिया, तो ये इससे हट जाएगा। तो ये सही है, इतना ही बुक में दे रखा है।